नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 2 अक्टूबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब शैतान सो रहा था तो शैतान की जगह लेने के लिए एक ऐसे शख्स को गाजा की हिफाजत की जिम्मेदारी दे दी गई है जिसके ऊपर लाखों लोगों के कत्ल का इल्जाम है। साथ ही गाजा में सीजफायर को लेकर क्या बड़े अपडेट हैं इसके बारे में भी आपको पता चलेगा और साथ ही इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रंप ने कहा कि अगर मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो यह अमेरिका का अपमान होगा। अब अमेरिका के अपमान का क्या मतलब है इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और इस समय गाजा के अंदर से इजराइल के ऊपर बड़ा हमला देखने को मिला है। यह हमला क्यों हुआ और कैसे हुआ इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और साथ ही रेड क्रॉस जो सीज फायर के दौरान बंधकों को आदान प्रदान करवा रहा था, जो वहां पे बेसिकली मदद पहुंचा रहा था, उस रेड क्रॉस ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम अपने सर्विसेज को बंद कर रहे हैं क्योंकि इजराइल की वजह से हम मजबूर हैं। अब रेड क्रॉस ने ऐसा क्यों कहा इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा और साथ ही गाजा की तमाम बड़ी बड़ी खबरों को इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करेंगे। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं और आपकी उंगलियां जब कमेंट के लिए चलती हैं तो हमेशा ही मैं कहता हूं कि वो उंगलियां अक्सर दुआओं का काम करती हैं। तो आप कमेंट करते रहें, क्योंकि भारत में बैठ के और कुछ आप कर नहीं सकते तो कम से कम दुआ कर दें। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं और सबसे पहली और सबसे अहम जो खबर निकल के सामने आ रही है वो गाजा को लेके। और इस खबर के बारे में ज़्यादातर लोग बातचीत नहीं करना चाहते, शायद ज़्यादातर लोगों के पास लाइमलाइट वाली खबरों के अलावा ऐसी डीप जो खबरें हैं उसको कवर करने का मौका ही नहीं है। लेकिन ये खबर कहीं ना कहीं गाजा के मुस्तकबिल को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। क्यों, आपको डिटेल में समझाता हूँ। दरअसल ब्रिटेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है टोनी ब्लेयर ने ये जिम्मा उठाया है कि गाजा में जो अंतरिम सरकार बनेगी उसकी प्रेजेंसी वो करेंगे, यानी उस पूरी सरकार के जो प्रेजेंटेटिव होंगे या फिर साफ तौर पे कहा जाए कि जो अध्यक्ष होंगे वो टोनी ब्लेयर होंगे। ये जिम्मेदारी उन्होंने खुद अपने मुंह से उठा भी ली। अमेरिका ने कहा कि चलो ठीक है, ये जिम्मेदारी तुम उठा लो, यानी अब यही होंगे जो गाजा में अंतरिम सरकार चलाएंगे। लेकिन ये कौन है, जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आपके मन में बस एक सवाल आएगा कि क्या गाजा सच में सुरक्षित हो रहा, क्या सीज फायर के बाद गाजा में तमाम चीजें सही हो जाएंगी। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले आप टोनी ब्लेयर का इतिहास जान लीजिए। बात 1997 के आसपास की है जब टोनी ब्लेयर 43 साल की उम्र में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ब्रिटेन के जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इसी दौरान अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था जॉर्ज बुश। और इसी दौरान जो इराक था वो काफ़ी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रहा था और इराक में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा था, इराक काफ़ी तरक्की कर रहा था। और ये वही दौर था जब सद्दाम हुसैन इराक की कुर्सी को संभाले हुए था। अब अचानक से आप इन लोगों की शैतानी देखिए कि टोनी ब्लेयर जॉर्ज बुश के साथ एक मीटिंग करता है और उसी के बाद कहता है कि मेरे पास एक खुफिया इनपुट है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इराक के अंदर सद्दाम हुसैन एक खतरनाक हथियार बना रहा और इस खतरनाक हथियार की वजह से पूरी दुनिया की इंसानियत खतरे में आ जाएगी। ये बात टोनी ब्लेयर ने बोली और इसी के जस्ट बाद अमेरिका के साथ मिलकर टोनी ब्लेयर ने अपने हजारों लाखों सैनिकों को इराक के अंदर उतार दिया। भयानक जंग हुई और इस जंग में न जाने कितने लाख लोग मारे गए, न जाने कितने लाख लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हुए। उसके बाद इराक वो जंग हार जाता है, इराक के जो संसाधन थे वो बुरी तरीके से ध्वस्त हो जाते हैं, इराक जो तरक्की कर रहा था उसकी तरक्की खत्म हो जाती है। वहाँ पे ISIS जैसे आतंकवादी संगठन का जन्म हो जाता है, वहाँ पे चारों तरफ मौत का मंजर होता है। और ये तमाम चीज़ें जब हो जाती हैं, सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी जाती है। इसके बाद रिपोर्ट निकल के सामने आती है ब्रिटेन के हवाले से ही कि जो इनपुट मिला था वो इनपुट गलत था। टोनी ब्लेयर ने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए इराक के ऊपर हमला करवाया था। इसके बाद इतना मीडिया का स्टंट हुआ, इतना पॉलिटिकल प्रेशर हुआ, इतनी पूरी दुनिया में टोनी ब्लेयर की नेम फेम को गिरा दिया गया कि मजबूरी में टोनी ब्लेयर को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद से टोनी ब्लेयर आए दिन राजनीति में सक्रिय रहने की कोशिश करते हैं। कई बार उन्होंने चुनाव भी लड़ा, कभी जीत हासिल हुई, कभी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आप सोचिए कि जो आदमी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इराक को पूरी तरह तबाह कर देता है, जिसकी अपनी व्यक्तिगत जंग की वजह से ISIS जैसे आतंकवादी संगठन का जन्म होता है, जिसकी अपनी हरकतों की वजह से इराक में लाखों लोग मारे जाते हैं, करोड़ों ऐसे हैं जो बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। अब उसी आदमी के हाथ में गाजा की कमान को थमाया जा रहा है।
ये वही आदमी है जो इजराइल का सबसे खास है, ये वही आदमी है जो अमेरिका का सबसे खास है, और इसी आदमी के हाथ में ये जिम्मेदारी थमा दी गई है कि आने वाले टाइम में अगर सीज फायर हो जाता है तो गजा के मुस्तकबिल की हिफाजत तुम करोगे। अब यहाँ पे बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि क्या ऐसा आदमी गजा के भविष्य को संवारेगा? क्या ये आदमी सच में इंसानियत के लिए गजा को कंट्रोल करना चाहता है या फिर इसका अपना खुद का कुछ प्लान है? क्योंकि जाहिर सी बात है 3-4 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल मुसलमानों से नफरत करना चाहते हैं। उसमें से एक ट्रंप, दूसरा टोनी ब्लेयर और तीसरा नेतन्याहू। ये 2-3 लोग ऐसे हैं जो केवल मुसलमानों से नफरत करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि टोनी ब्लेयर को गजा की जिम्मेदारी जब दी जा रही है तो क्या सच में जो कहावत अब लोग कह रहे हैं कि शैतान सो रहा है, इस वजह से उसकी जगह टोनी ब्लेयर ने ले ली? ये सवाल बड़ा अहम है और इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक मैं अगली खबर का रुख करता हूँ और अगली खबर फिर सीज फायर को लेकर आ रही है। सीज फायर को लेकर जहां चर्चाओं के बाजार गर्म हैं, इजराइल के कैबिनेट मिनिस्टर ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि जो शर्तें रखी गई हैं वो शर्तें उतनी सही है नहीं। दबाव में नेतन्याहू ने हाँ में हाँ मिला दी। अच्छा, दबाव कैसा था उसके बारे में भी आप सुन लीजिए। दरअसल कतर सीधे तौर पे कह चुका था कि भाई साहब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, भाड़ में जाओ अमेरिका, भाड़ में जाए इजराइल, आज से तुम्हारे मसले में हम कभी नहीं पड़ेंगे। ये बात जब कतर के प्राइम मिनिस्टर अल-थानी ने बोल दी, इसी के बाद कुछ तस्वीरें अभी आपको दिखाऊंगा, वहां से आप डिटेल एनालिसिस करेंगे। जैसे ये बात कतर ने बोली, उसी के जस्ट बाद नेतन्याहू का फोन जाता। नेतन्याहू कहते हैं कि भैया गलती हो गई, गलती से हमने हमला कर दिया, मैं समझ नहीं पाया कि तुम इतना बुरा मान जाओगे, मैं सॉरी बोल देता हूं तुमको। ये बात नेतन्याहू ने बोल दी। पूरी दुनिया में ये रिपोर्ट भी छप गई कि भाई नेतन्याहू ने सॉरी बोल दिया। अब अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब खबर थी कि भाई नेतन्याहू जैसा शैतान सॉरी बोल दे। लेकिन अब उसकी व्हाइट हाउस से एक तस्वीर निकल के सामने आई है कि उस सॉरी के पीछे जो पूरी कहानी थी कि बाकायदा कागज पे एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी। नेतन्याहू यूं करके उस कागज की स्क्रिप्ट को पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते वो अपॉलजी लेटर बोल रहा था, सॉरी बोल रहा था, और कतर के प्राइम मिनिस्टर को लग रहा था कि नेतन्याहू दिल से माफी मांग रहा। बगल में डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ था, वो बैठ के खुद बंदा देख रहा था कि क्या नेतन्याहू वही बोल रहे हैं जो स्क्रिप्ट में लिखा या नहीं। तो इस हिसाब से नेतन्याहू को व्हाइट हाउस के अंदर मजबूर करके फोन किया गया और नेतन्याहू ने मजबूरी में सॉरी बोल दी। इसके बाद अमेरिका ने कतर को मनाने के लिए एक दूसरा सबूगा छोड़ा और कहा कि देखो ऐसा है, आओ थोड़ा सा साइन कर लेते हैं। कतर ने पूछा कौन सी साइन? तब इन्होंने कहा कि आज से तुम्हारी सिक्योरिटी की असली वाली जिम्मेदारी हम लेते हैं। इससे पहले हमने जो ली थी वो नकली वाली जिम्मेदारी थी, अब हम असली वाली जिम्मेदारी लेते हैं, और इस जिम्मेदारी में अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला करता है तो हम पलट के उसके ऊपर हमला कर देंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। और परेशान न रहो, इजराइल ने तुमको सॉरी बोल दिया है और तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। इसी के जस्ट बाद कतर के प्राइम मिनिस्टर अल-थानी सीज फायर वाले मामले में फिर से कूदते हैं और हमास के साथ फिर से बातचीत शुरू करते हैं। और बातचीत करते उन्होंने 2-4 बातें फौरन बोल दी थी। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि उन्होंने कहा अल-थानी ने कि भाई हमास को ये शर्तें मंजूर नहीं है, उनके हिसाब से ये शर्तें एक तरफा हैं और इन शर्तों में काफ़ी चीज़ें चेंज होनी चाहिए, काफ़ी चीज़ों को नेगोशिएट करना चाहिए, तभी जाके सिचुएशन सही होगी, नहीं तो फिर सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगी। ये बात अल-थानी ने फौरन बोल भी दी। अब इधर इजराइल में क्या हुआ? इजराइल में भी कैबिनेट की मीटिंग बैठी। नेतन्याहू ने कहा कि भैया देखो मैं मजबूर था, मैंने मजबूरी में बोल दिया, अब तुम लोग बताओ क्या करना है। तो जब ये बात बोली नेतन्याहू ने, तब कैबिनेट मिनिस्टरों ने कहा कि देखो ये जो प्लान है ये सही नहीं है, और जब तक हमास एग्री करता है, जब तक नहीं करता है, हम कुछ कांड कर देते हैं। अब कांड क्या? वो कांड आप सुनिए। आज इजराइल ने फिलिस्तीन के अंदर बड़ा हमला किया, और फिलिस्तीन के अंदर जो बड़ा हमला हुआ, इस हमले में कम से कम 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। अल जजीरा की ये रिपोर्ट है। जितने टाइम मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ उतने टाइम में ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा, तो कभी 50, कभी 60, फिर थोड़ी देर बाद मुझे 70 का आंकड़ा दिखा, फिर 80 का आंकड़ा दिखा। तो सब जब तक आप तक ये खबर पहुँचेगी, ऑन एवरेज आप मान के चलिए कि 100 लोगों की जान चली जा चुकी होगी। तो इजराइल जानबूझ के इंटेंस हमले कर रहा, इजराइल जानबूझ के लोगों को टारगेट कर रहा है, और इस कदर टारगेट कर रहा है कि आज हमास की तरफ से भी 2 रॉकेट देखने को मिले। आज हमास ने 2 रॉकेट दाग दिए। इस रॉकेट का कितना इम्पैक्ट था, कितना नुकसान था, इसके बारे में तो अभी तक कोई डिटेल में खबर नहीं आई है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि इस हमले में ठीक ठाक नुकसान इजराइल को हुआ है। तो इतना उकसाया हमास को कि हमास ने पलट के वार कर दिया। अब चूंकि हमास ने जब पलट के वार कर दिया, तो मतलब बड़ा साफ है कि अब इजराइल कहेगा कि देखो सीज फायर के लिए बातचीत हो रही थी और हमारे ऊपर हमला हो रहा। तो इजराइल को यहाँ पे रोने गाने का एक मौका मिल गया। और दूसरी तरफ इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर जो इजराइल कर्ज हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद अब तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं।
इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कर्ज ने कहा है कि जो भी आदमी गजा में रुकेगा वो आतंकवादी ही होगा। यानी जितने भी लोग हैं फौरन गजा को खाली कर दें, जितने भी लोग हैं फौरन गजा को छोड़ के चले जाएं, जितने भी लोग हैं गजा को खाली कर दें, और जितने लोग रुकेंगे वो आतंकवादी होंगे। और जाहिर सी बात है अगर वो आतंकवादी होंगे तो इजराइल उनको मारेगा जरूर। यानी गजा में अब जितने लोग मौजूद हैं सबकी जान को खतरा है। और ये बात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कर्ज ने बोल दी। अब ये बात जब इजराइल कर्ज ने बोल दी तो गजा के अंदर दहशत का माहौल है, हमास के अंदर एग्रेशन है, हमास पलट के वार करना चाह रहा है। और ऐसे हाल में सीज फायर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये बात आप लिखित ले लीजिए। और इन केस अगर एग्जिस्ट करती है तो ऐसे हाल में फिर गजा की जो बागडोर है वो जाएगी टोनी ब्लेयर के हाथ में, जिसको ब्लेयर द बूचर कहा जाता है, यानी कसाई। तो गजा का मुस्तकबिल कहीं ना कहीं यहां से बड़े खतरे में है। इधर एक और बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है और इस अपडेट में बहुत कुछ छुपा हुआ है। यहाँ आप तुर्की की भी ईमानदारी देखेंगे, यहाँ पर आप कंट्रीज की भी ईमानदारी देखेंगे, और साथ ही जो गजा के हक में खड़े होने की बात करते हैं आप उनकी सच्चाई भी देख लेंगे। दरअसल फ्लोटिला से लगभग 50 जहाज़ों का एक बेड़ा इस समय गजा के लिए रवाना हुआ है। इस जहाज में खाने की चीज़ें हैं, मदद है, दवाइयाँ हैं, और इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी स्पेन ने ले रखी है, पोलैंड ने ले रखी है, और साथ ही फ्रांस ने ले रखी है। और साथ ही अंत में तुर्की ने भी कह दिया कि भाई ऐसा है तुम जहाज़ लेके चलो, तुम्हारे ऊपर हमारे ड्रोन चलेंगे, और जैसे ही तुम्हें कोई टच करेगा हम फौरन अपने ड्रोन से उसको मार के गिरा देंगे। ये बात तुर्की ने बोल दी। इधर तुर्की जैसे ये बात कंप्लीट करता है इजराइल अपना मुंह खोलता है, और इजराइल ने कहा कि भाई सुनो, ऐसा है अगर ये मदद की चीज़ गजा के आसपास दिख गई हम मार देंगे। और ये बात इजराइल कोई हवा में नहीं बोल रहा। इससे पहले आपको याद होगा एक महिला खाना लेके आ रही थी, उसको रोका गया। इसके बाद एक और जहाज आ रही थी, उसको रोका गया। ये तमाम चीज़ें आपने खूब देखी। तो अब फ्लोटिला की जो मदद आ रही है उसको भी रोकने की धमकी इजराइल ने दे दी है। हिफाजत करने का जिम्मा तुर्की ने उठा लिया, साथ ही फ्रांस ने उठा लिया। सबने कहा कि भाई तुम चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो कहावत है ना, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी कि फ्लोटिला की जहाजें आ रही इस उम्मीद में कि तुर्की का ड्रोन हमारे ऊपर उड़ रहा। फ्रांस है, बाकी और देश है। लेकिन अब आप सोच के देखिए कि क्या इजराइल के आसपास आने में कोई सिचुएशन खराब नहीं होगी। चूंकि फ्लोटिला के जो कमांडर है उन्होंने कहा कि हम केवल 150 नॉटिकल माइल की दूरी पे हैं। अगर इसको कन्वर्ट करें तो बस 200-250 किलोमीटर, और 250 किलोमीटर कवर करने में मुश्किल अगर लगेगा, धीरे धीरे भी चलेंगे तो 8 से 10 घंटे। यानी जब तक ये रिपोर्ट में साझा कर रहा हूँ आपके साथ, हो सकता है वो जहाज़ पहुँच चुकी है, और या फिर हो सकता है कि इजराइल ने उन जहाज़ों पर हमला कर दिया। तो ऐसे हाल में क्या सच में तुर्की के ड्रोन हिफाजत करेंगे? क्या सच में फ्रांस जो डायलॉगबाजी करता है वो हिफाजत करेगा? क्या सच में जो अलग अलग देश, स्पेन कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, क्या सच में कोई बड़ा एक्शन लेगा? या फिर जैसे उस महिला को पकड़ के बंधक बना के उसके ऊपर कचरा फेंक के उसके ऊपर कुछ केमिकल्स फेंक के जहाज को खराब कर दिया गया, खाने को सड़ा दिया गया, उसके बाद उसको वापस भेज दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया, जहाज को डुबो दिया गया, ये तमाम चीज़ें फिर हो जाएंगी और ये तमाम देश देखते रह जाएंगे। और अगर ऐसा सच में हुआ तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है। गजा का फिर केवल ऊपर वाला मालिक है, चूंकि यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा कि गजा के लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है। खैर, ये तमाम चीज़ें चल ही रही है। इसी दौरान गजा से 2 बड़ी अपडेट आई हैं, वो भी आप सुन लीजिए। रेड क्रॉस जो लगातार गजा के अंदर ऑपरेशंस कर रहा था, रेड क्रॉस जो गजा के अंदर लगातार मदद की चीज़ें पहुंचा रहा था, जो मदद करने की कोशिश कर रहा था, फाइनली उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि भाई हमारे बस का नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब क्यों? चूंकि इनका कहना है कि जैसे ही हम काम करने जाते हैं, इजराइल की जो आर्मी है, इजराइल की जो फाइटर है, वो इतना परेशान करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं, इतना हमारे लोगों को मारते पीटते हैं, हमारे कई लोग मारे गए हैं, तो आखिर अपनी जान को जोखिम में डाल के आखिर हम कब तक काम करें। फाइनली रेड क्रॉस, ये वही रेड क्रॉस है जो सीज फायर के दौरान, जो पहले फेज का सीज फायर हुआ था, उस दौरान बंधकों को एक जगह से दूसरी जगह और इजराइल से छुड़ा के वहाँ से फिर फिलिस्तीन के अंदर लाना, ये तमाम चीज़ें रेड क्रॉस करता था। अलग अलग जगहों पे अगर कोई दिक्कत होती तो वहाँ पे भी रेड क्रॉस आता। लेकिन गजा का ऐसा हाल है कि अब रेड क्रॉस ने भी हाथ खड़े कर दिए, और इधर रेड क्रॉस ने हाथ खड़े कर दिए, उधर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया, और ये बयान हंसाने वाला है दोस्तों। क्यों? अब आप पूरा बयान सुन लीजिए। आज डोनाल्ड ट्रंप बड़े अच्छे मूड में थे, और मूड में आने के बाद इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, मैंने इतनी बड़ी बड़ी जंगें रुकवा दी, मैंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर करवाया। अच्छा, ये बात इन्होंने बोली थी कि उस दिन पाकिस्तान ने मुंह खोल के कहा कि भाई भारत ने तो सीज फायर के लिए नहीं कहा था, अमेरिका के दबाव में भारत आया ही नहीं। चलो,
इसके बाद इन्होंने कहा कि मैंने ईरान और इजराइल की जंग रुकवाई, मान लेते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई मैंने अलग अलग देशों की और जंग रुकवाई, जैसे कंबोडिया थाईलैंड का था, जैसे अजरबैजान का था। ऐसे ऐसे करके अलग अलग जंगों को रुकवाने का दावा इन्होंने ठोक दिया और इसके साथ इन्होंने कहा कि इतनी चीज़ें मैंने की, अब अगर मुझे नोबेल पीस प्राइज़ ना मिले यानी नोबेल शांति पुरस्कार ना मिले तो ये मेरा अपमान नहीं है, ये पूरे अमेरिका का अपमान है। अब ये बात इन्होंने बोलने को तो बोल दी, लेकिन ये बातें जब मैं सुन रहा था तो मुझे केवल हंसी आ रही थी, क्योंकि भाई साहब इतना जाहिल इंसान मैंने नहीं देखा कि यार मांगने से नहीं मिलती चीज़ें, अगर तुम उस लायक हो तो तुम्हें मिल जाएंगी। आप सोचिए, मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरी वीडियो में आपको सच्चाई ना दिखे, मेरी बातों में आपको दोगलापंती दिखे, आपको लगे कि प्रखर राजपूत बैठ के हिंदू मुसलमान को लड़ाता है, मुसलमानों से नफरत करता है। मैं कितनी भी बार आपसे बोल दूं कि भाई मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे प्यार दो, मुझे सपोर्ट करो, आप नहीं करोगे। लेकिन आपको मेरी बातों में अगर सच्चाई दिख रही है तो आपकी ही कौम के, कहता हूं भाई मुफ्फट आदमी मैं खुल के कहता हूं, आपकी ही कौम के एक बड़े चैनल ने आपको हजारों बार बोला था कि प्रखर राजपूत चोर है, उसको सब्सक्राइब मत करो, ये करो वो करो, वो तो व्यूज खा जाएगा, लेकिन आपने नहीं सुना। 70,000 का परिवार एक महीने के अंदर हो गया, बड़े बड़े चैनलों का नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपको मेरे अंदर सच्चाई दिखी, मेरी बातों में आपको एक ठहराव दिखा, मेरे बोलने का तरीका आपको अच्छा लगा तो आपने खुद अपना प्यार मुझे दे दिया, मुझे भीख नहीं मांगना पड़ा, आपने अपना प्यार मेरे ऊपर न्यौछावर कर दिया। सेम बात डोनाल्ड ट्रंप को समझने का, अगर यार अगर दुनिया को लगेगा कि तुमने शांति के लिए काम किया तो पूरी दुनिया खुद तुमको नोबेल पीस प्राइज दे देगी, लेकिन खुद ही आग लगाना, फिर खुद ही पानी फेंक के खुद ही महान बन जाना, चौधरी बन जाना, ये दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है, तुमको नहीं मिलेगा, फालतू परेशान हो। खैर, सीज फायर को लेके आने वाले कुछ घंटों में कुछ बड़ी अपडेट आ सकती है और फ्लोटिला की जो जहाज आने वाली है इसको लेके भी कुछ बड़े खबरें आ सकती हैं, तो चैनल पे जरूर बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।